ये किताब योर ब्रेन इज ऑलवेज लिसनिंग मशहूर साइकेट्रिस्ट और ब्रेन हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर डेनियल एमेन की एक अनमोल कृति है जो हमें एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त सुन रहा होता है। चाहे हम किसी से खुलकर बातें कर रहे हों, चुपचाप अपने मन में सोच रहे हों, भीड़ भाड़ में खड़े हों या खेत खलिहान की शांति में बैठे हों, हमारे आसपास की हर आवाज, हर माहौल, हर बातचीत, यहां तक कि हमारे खुद के मन की खामोश फुसफुसाहट भी हमारे दिमाग पर असर डाल रही होती है। डॉक्टर एमेन इस किताब में बताते हैं कि हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के ड्रैगन रहते हैं। ये ड्रैगन असल में हमारे डर, पुरानी यादें, गलत सोचने की आदतें और भावनात्मक घाव होते हैं। कभी ये ड्रैगन हमें बार बार वही नकारात्मक बातें याद दिलाते हैं, कभी दूसरों की बातों को गलत तरीके से समझने पर मजबूर करते हैं और कभी हमें खुद पर भरोसा करने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन ड्रैगन को पहचाना और काबू किया जा सकता है। इस किताब में आपको ऐसे आसान, वैज्ञानिक और दिल को छू लेने वाले तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपने दिमाग को हेल्दी, शांत और खुशहाल बना सकते हैं। इसमें ब्रेन साइंस, साइकोलॉजी और इंसानी जिंदगी के गहरे अनुभव का ऐसा सुंदर मेल है जो न सिर्फ बड़े शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी जीने वालों के लिए जरूरी है, बल्कि गांव के सुकून और अपनापन में जीने वाले लोगों के लिए भी उतना ही कारगर है। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसानी दिमाग की चुनौतियां और भावनाएं जगह देखकर नहीं आती, वो हर इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। अब बात करते हैं हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। यह चैनल सिर्फ आवाज में किताब सुनाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक दोस्ताना सफर है, शहर की रोशनी और गांव के सूरज ढलते आसमान दोनों का संगम। यहां हम आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि हर किताब को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जब आप हमें सुने तो आपको ऐसा महसूस हो जैसे कोई अपना दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आपको दिल से सलाह दे रहा हो। चाहे आप सुबह खेत में काम कर रहे हों, दोपहर को बस में सफर कर रहे हों, रात को छत पर लेटकर तारों को देख रहे हों या ऑफिस के लंच ब्रेक में कुछ अच्छा सुनना चाहते हों, हमारी आवाज आपके दिल तक पहुंचे, आपकी सोच को छुए और आपके दिन को थोड़ा बेहतर बना दे। इस चैनल पर हम दुनिया की बेहतरीन और असरदार किताबों को आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में पिरोकर सुनाते हैं। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस करवाई जाती है, ताकि आप न सिर्फ सुने बल्कि उससे सीखें, बदलें और आगे बढ़ें। हमारा मकसद है कि किताबें सिर्फ अलमारी या मोबाइल में न रहें, बल्कि आपकी सोच और दिल में जगह बनाएं। यही हमारा वादा है, अपनी भाषा, अपना अंदाज और आपकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां जो आपको सुनने के साथ साथ जीने का नया नजरिया दें। चैप्टर 1, मीट योर ड्रैगन्स। हम सभी के दिमाग के अंदर कुछ ऐसे अदृश्य जीव रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर डेनियल एमेन इन्हें ड्रैगन कहते हैं। ये ड्रैगन हमारे दिमाग में बसे हुए हैं और हमारे सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके को नियंत्रित करते हैं। ये हमेशा सतह पर नहीं दिखते, लेकिन जैसे ही कोई घटना, कोई शब्द, कोई याद या कोई डर इन्हें छूता है, ये जाग उठते हैं और हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। ये ड्रैगन कई तरह के होते हैं। एक ऐसा ड्रैगन जो हमेशा डर पैदा करता है, एक ऐसा जो गुस्से में भड़क उठता है, एक ऐसा जो शर्म की आग में हमें जला देता है, और एक ऐसा जो दूसरों द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर बार बार सामने लाता है। डॉक्टर एमेन बताते हैं कि हर ड्रैगन के पीछे एक कहानी होती है। कोई ड्रैगन आपके बचपन में पैदा हुआ होगा, जब किसी ने आपको डांटा या अपमानित किया। कोई ड्रैगन तब पैदा हुआ होगा जब आपने किसी अपने को खोया, और कोई ड्रैगन शायद इसलिए जागा क्योंकि आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। इस चैप्टर में वो एक अहम सच बताते हैं, हमारा दिमाग हमेशा सुन रहा होता है। ये सिर्फ बाहर की आवाजें नहीं सुनता, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारे भीतर की बातचीत और वो अनकही बातें भी सुनता है जो हम अपने आप से कहते हैं। यही वजह है कि अगर हम अपने ड्रैगन का नाम रखें, उन्हें पहचानें और उनकी मौजूदगी को समझें, तो हम उन्हें काबू में कर सकते हैं। पहला कदम है उन्हें नजरअंदाज न करना, क्योंकि जब तक आप यह नहीं मानते कि वे हैं, आप उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते।
एक बार जब आप जान लेते हैं कि आपके सबसे सक्रिय ड्रैगन कौन से हैं, तभी आप उन्हें शांत करने के लिए सही रणनीति बना सकते हैं। चैप्टर 2, वेयर योर ड्रैगन्स केम फ्रॉम। हर ड्रैगन की अपनी एक कहानी है, अपनी एक जड़ है। डॉक्टर डेनियल एमेन बताते हैं कि ये ड्रैगन ऐसे ही अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन की घटनाओं से बनते हैं। बचपन इसका सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बहुत संवेदनशील और आकार लेने वाला होता है। अगर बचपन में कोई हमें बार बार यह कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तो यह वाक्य धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक स्थायी घाव छोड़ देता है और वहां से पैदा होता है शर्म का ड्रैगन या आत्मसंशय का ड्रैगन। इसी तरह अगर हमने कभी कोई बड़ा हादसा देखा, किसी अपनों को खोया या किसी गहरे डर का सामना किया, तो वहां से जन्म लेते हैं डर और चिंता के ड्रैगन। कभी कभी ये ड्रैगन हमारे परिवार से विरासत में भी मिलते हैं। जैसे अगर आपके माता पिता या दादा दादी में कोई व्यक्ति बहुत चिंतित, गुस्सैल या नकारात्मक सोच वाला था, तो यह पैटर्न आपकी सोच और भावनाओं में भी आ सकता है। डॉक्टर एमेन इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि कुछ ड्रैगन हमारे रिश्तों से भी आते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें नीचा दिखाया या किसी ने हमारी उम्मीदें तोड़ी। ये सब अनुभव हमारे दिमाग में छिपकर बैठे रहते हैं और जब भी कोई मिलती जुलती स्थिति आती है, ये ड्रैगन जागकर हमें पुराने दर्द में वापस खींच लेते हैं। असल में अपने ड्रैगन को हराने का पहला और जरूरी कदम है उनके जन्म की वजह को समझना। जब हमें पता चलता है कि वो कहां से आए हैं, तब हम यह भी तय कर सकते हैं कि उन्हें कैसे काबू में किया जाए। और यही समझ हमें हमारे दिमाग के ऊपर असली नियंत्रण देती है। चैप्टर 3, हाउ इमोशंस आर क्रिएटेड। हमारी इमोशंस का निर्माण सिर्फ एक ही घटना या स्थिति से नहीं होता, बल्कि यह हमारे सोचने के पैटर्न, हमारे विश्वासों और हमारे पिछले अनुभवों के मिश्रण से बनता है। जब हमारे आसपास कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उस घटना की एक तस्वीर बनाता है। यह तस्वीर तुरंत हमारे विचारों और हमारी इंटरप्रिटेशन से जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई व्यक्ति रास्ते में देखकर अनदेखा कर देता है, तो आपका दिमाग तुरंत सोच सकता है कि वह आपको पसंद नहीं करता। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। सच यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति जल्दबाजी में था और उसने आपको देखा ही नहीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना तो वही रहती है, लेकिन हमारी व्याख्या और सोच अलग अलग इमोशंस पैदा करती है। अगर आप सोचेंगे कि वह आपको नापसंद करता है, तो आपके अंदर दुख या गुस्सा पैदा होगा। वहीं अगर आप सोचेंगे कि उसने आपको देखा ही नहीं, तो आप नॉर्मल रहेंगे। यानी हमारी सोच हमारी इमोशंस को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारे पिछले अनुभव भी इस प्रोसेस में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर अतीत में किसी ने आपको जानबूझकर इग्नोर किया है, तो आपका दिमाग नए अनुभव को उसी पुराने पैटर्न से जोड़कर देखेगा, जिससे निगेटिव इमोशंस ज्यादा आसानी से पैदा होंगे। हमारी मान्यताएं और विश्वास भी इमोशंस के निर्माण में बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपका विश्वास है कि लोग ज्यादातर अच्छे होते हैं, तो किसी छोटी सी घटना से आप जल्दी नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो वही घटना आपको गुस्सा या दुखी कर सकती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही स्थिति में अलग अलग महसूस करते हैं। इस प्रोसेस को समझने का फायदा यह है कि हम अपनी सोच और इंटरप्रिटेशन को बदलकर अपनी इमोशंस को भी बदल सकते हैं, और यही हमारी इमोशनल हेल्थ को बेहतर करने की कुंजी है। चैप्टर 4, एट पावर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी जागरूकता हमारी इमोशनल लाइफ को बदलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब हम अपनी भावनाओं के बारे में जागरूक होते हैं, तो हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा महसूस क्यों कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस को ऑटोमेटिक तरीके से जीते हैं, यानी कोई घटना होती है और तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, बिना यह सोचे कि इस भावना का असली कारण क्या है। लेकिन जब हम अवेयर रहते हैं, तो हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऑफिस में किसी की बात से गुस्सा आता है, तो अवेयरनेस आपको यह सोचने का मौका देती है कि क्या सच में उस इंसान ने आपको अपमानित किया है, या फिर यह आपके पुराने अनुभव या किसी असुरक्षा का असर है।
अवेयरनेस हमें यह भी सिखाती है कि इमोशंस स्थायी नहीं होते, वे एक लहर की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इस बात को समझकर हम किसी भी नेगेटिव इमोशन के साथ खुद को पूरी तरह से पहचानने की बजाय उसे एक बाहरी चीज की तरह देख सकते हैं जो हमारे पास आई है और थोड़ी देर में चली जाएगी। जितना ज्यादा हम अपनी इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हैं, उतना ही हम उनके ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं। अवेयरनेस हमें अपनी सोच, विश्वास और इंटरप्रिटेशन पर भी सवाल उठाने की ताकत देती है। यह हमें यह चुनने की आजादी देती है कि हम किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम ऑटोमेटिक रिएक्शन दें। असल में अवेयरनेस एक ब्रिज है जो हमें हमारी इमोशंस से बाहर खड़ा होकर उन्हें देखने की क्षमता देता है, और यही हमें अपने माइंड और लाइफ के ऊपर असली कंट्रोल देता है। चैप्टर 5, द रोल ऑफ मनी। पैसा हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग हर फैसले और हर सपने को प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर लोग पैसे को सिर्फ एक साधन या सिर्फ खर्च करने की चीज मानते हैं। असल में पैसा हमारी आजादी, सुरक्षा और अवसरों को आकार देता है। जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो हम उन विकल्पों को चुन सकते हैं जो हमारे मूल्यों और इच्छाओं के अनुरूप हों, बिना इस डर के कि हम बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। पैसों की कमी केवल हमारे बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे आत्मविश्वास और यहां तक कि हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। कई बार लोग पैसे के कारण अपने असली जुनून और सपनों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इतना संसाधन नहीं है कि वे जोखिम उठा सकें। दूसरी ओर, जब हम पैसे के साथ समझदारी और अनुशासन से पेश आते हैं, तो यह हमें न केवल वित्तीय स्थिरता देता है, बल्कि एक मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पैसे का सही इस्तेमाल करने का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है, जैसे निवेश, बचत और उन चीजों में खर्च जो हमारे जीवन को मूल्यवान बनाती हैं। असली ताकत पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में है, न कि पैसे के पीछे भागने में। जब हम पैसे को अपने मूल्यों के अनुसार प्रबंधित करते हैं, तो यह सिर्फ नोटों का ढेर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा साधन बन जाता है जो हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित करता है। चैप्टर 6, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन केवल पैसों के इर्द गिर्द नहीं घूमता। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा तो वे पूरी तरह खुश और संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि असली संतुष्टि सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि रिश्तों, सेहत, व्यक्तिगत विकास और उद्देश्य से आती है। अगर हमारे पास पैसा है लेकिन समय नहीं, या ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ हम अपनी खुशियां बांट सकें, तो वह पैसा हमें अधूरा महसूस कराएगा। जीवन की गहराई अनुभवों, जुड़ाव और उस संतुष्टि में है जो हमें अपने काम और रिश्तों से मिलती है। अगर पैसा कमाने की दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य, परिवार और आत्मसंतुष्टि को नजरअंदाज कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम खालीपन महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि असली सफलता तब होती है जब हम पैसों और बाकी पहलुओं के बीच संतुलन बनाते हैं। हमें यह समझना होगा कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। हमें अपने समय और ऊर्जा का निवेश उन चीजों में करना चाहिए जो हमें अर्थपूर्ण जीवन जीने में मदद करें, जैसे सीखना, सृजन करना, अच्छे रिश्ते बनाना और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। जब हम पैसों को केवल एक सहायक शक्ति मानते हैं और असली ध्यान अनुभवों और मूल्यों पर देते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में संपन्न बन पाते हैं। चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। इस चैप्टर में एकार्ट टोले हमें उस रहस्यमय दुनिया में ले जाते हैं जिसे वे अनमैनिफेस्टेड कहते हैं, यानी वह शुद्ध चेतना जो इस भौतिक संसार से परे है। वे बताते हैं कि हम सभी अपने जीवन में लगातार घटनाओं, विचारों और संवेदनाओं के बाहरी रूप में फंसे रहते हैं, लेकिन एक और आयाम है जिसे हम तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम पूरी तरह प्रेजेंट हो जाएं। वे कहते हैं कि अनमैनिफेस्टेड में प्रवेश करने के कई पोर्टल हैं, और ये पोर्टल हर व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध हैं, बस उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। पहला पोर्टल है इनर बॉडी अवेयरनेस, यानी अपने अंदर की जीवन ऊर्जा को महसूस करना। जब आप शांत बैठकर अपना ध्यान शरीर के भीतर ले जाते हैं,
और हर सेल में लाइफ फोर्स को महसूस करते हैं, तो आप बाहरी संसार से थोड़ा अलग होकर अनमैनिफेस्टेड से जुड़ने लगते हैं। ये आपको गहरी शांति और स्थिरता देता है। दूसरा पोर्टल है स्टिलनेस, यानी एब्सोल्यूट साइलेंस का अनुभव। यह जरूरी नहीं कि आप किसी पहाड़ या मंदिर में हों, बल्कि किसी भी भीड़ में भी आप अपने भीतर शांति पा सकते हैं, अगर आप अपने विचारों के शोर से डिटैच्ड हो जाएं। तीसरा पोर्टल है कॉन्शियस ब्रीदिंग। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इनहेल और एक्सहेल को पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करते हैं, तो हर सांस आपको वर्तमान क्षण में खींच लाती है और अनमैनिफेस्टेड से आपका संपर्क बनाती है। चौथा पोर्टल है सरेंडर, यानी जीवन की परिस्थितियों को बिना रेजिस्टेंस के स्वीकार करना। जब आप किसी स्थिति के खिलाफ मानसिक लड़ाई बंद कर देते हैं और उसे पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप एक हायर डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं। टोले बताते हैं कि इन पोर्टल्स का उपयोग करना मेडिटेशन जैसा है, लेकिन यह किसी फॉर्मल प्रैक्टिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे आप किसी भी समय और कहीं भी कर सकते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, अनमैनिफेस्टेड कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमेशा आपके करीब है, बस आपको उसके लिए खुद को खोलना है। चैप्टर 8 एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में एखार्ट टोले बताते हैं कि ज्यादातर रिश्तों में लोग प्यार से ज्यादा अपने ईगो की जरूरतें पूरी करने के लिए जुड़े रहते हैं। वे कहते हैं कि जब दो लोग अपने अंदर की खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो वह रिश्ता जल्दी ही पेन और कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। टोले यह भी बताते हैं कि ऐसे रिश्तों में शुरुआत में अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स और ओल्ड इमोशनल पेन सामने आने लगते हैं, जिससे फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। वे इस पैटर्न को पेन बॉडी कनेक्शन कहते हैं, यानी जब आपका पेन बॉडी सक्रिय होता है तो वह दूसरे के पेन बॉडी को भी ट्रिगर कर देता है और दोनों लोग अवेयरनेस खोकर रिएक्ट करने लगते हैं। एनलाइटेंड रिलेशनशिप में बदलाव का पहला कदम है कि दोनों लोग अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और पहचानें कि जब उनका पेन बॉडी एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब आपके भीतर गुस्सा, चिढ़ या पुराना दुख उठ रहा हो, तो आप उसे ऑब्जर्व करें, न कि तुरंत रिएक्ट करें। दूसरा कदम है कि आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश छोड़ दें और उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वे हैं। तीसरा कदम है कि दोनों लोग अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा मानें, यानी हर कॉन्फ्लिक्ट को एक मौका समझें, खुद को समझने और अवेयरनेस बढ़ाने का। टोल कहते हैं कि जब दोनों पार्टनर्स प्रेजेंट मोमेंट में रूटेड होते हैं, तो रिश्ते में एक गहरी शांति और अनकंडीशनल लव पैदा होता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। वे यह भी बताते हैं कि एनलाइटेंड रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल कनेक्शन तो होता है, लेकिन उसके पीछे एक गहरी स्पिरिचुअल यूनिटी भी होती है, जो रिश्ते को स्थायी बनाती है। चैप्टर 9 हील योर पास्ट। हमारे भीतर जो पुराने जख्म दबे होते हैं, वे केवल यादें नहीं होते, वे हमारे सोचने का ढांचा, हमारी भावना की तासीर और हमारे व्यवहार की आदतें बन जाते हैं। इन्हें हील करना सिर्फ भूलना या दफन कर देना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के साथ पूरी तरह आकर खड़ा होना, उनकी सच्चाई को स्वीकार करना और उन्हें अपने आधुनिक जीवन में से अनुवादित कर देना है, ताकि वे अब हमारे निर्णयों और रिएक्शंस को गुप्त रूप से नियंत्रित न कर सकें। सबसे पहला कदम है एक्नॉलेजमेंट, यानी स्वीकार करना कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने अंदर निशान छोड़े हैं। यह स्वीकारना कि जो हुआ वह आपकी गलती नहीं थी या केवल आपकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसने आपकी सुरक्षा, भरोसा या आत्मसम्मान पर असर डाला। इसके बाद जेंटल विटनेसिंग आता है। धीरे से एक सुरक्षित जगह पर बैठकर सांसों पर ध्यान रखते हुए उस घटना की याद को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कीजिए, जितना संभव हो उतना संवेदनशील लेकिन ठंडे नजरिए से। एक व्यावहारिक अभ्यास है जर्नलिंग। उस घटना के बारे में लिखिए जैसे आप बाहर वाले को बता रहे हो। घटनाक्रम, आपकी उस समय की सोच, आपकी उस समय की भावनाएं, और आज जब आप उसे देखते हैं तो आपकी नई समझ क्या है। इस तरह की लिखाई से मेमोरी का इमोशनल चार्ज कम होता है और आप नैरेटिव को रीऑथर कर पाते हैं। दूसरा शक्तिशाली तरीका है
नैरेटिव रीफ्रेमिंग, उस घटना को एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में रखें जहां आप खुद को विक्टिम के बजाय सर्वाइवर या लर्नर के रूप में देख सकें। उदाहरण के लिए सोचिए कि उस कठिन समय ने आपको कौन सी सातत्य, सहनशीलता या बाउंड्री सेटिंग सिखाई। यह रीफ्रेम दोष और शर्म को कम करता है और अर्थ व पर्पस जोड़ता है। तीसरा कदम है एम्बॉडीड हीलिंग। कई बार दिमाग का दर्द शरीर में जमा रहता है, इसलिए धीरे धीरे शारीरिक अभ्यास जैसे कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जेंटल मूवमेंट या किसी थेरेपिस्ट की गाइडेंस में सोमैटिक वर्क अपनाइए ताकि शरीर में जमी एनर्जी रिलीज हो और रिक्वायर्डोज का फिजियोलॉजिकल होल्ड कम हो। चौथा कदम है सिंबॉलिक रिचुअलाइजेशन। कभी कभी एक छोटा सा रिचुअल बहुत प्रभावी होता है, जैसे एक पत्र लिखकर उसे जलाना, सिंबॉलिक लेटिंग गो, या किसी जगह पर जाकर खुद के लिए एक नए नियम की प्रतिज्ञा करना। ऐसे रिचुअल्स आपकी भावनात्मक ट्रांजिशन को एक्सटर्नली मार्क करते हैं और इंटरनल कमिटमेंट को मजबूत करते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण पहलू है बाउंड्रीज और रिपेरेंटिंग। अगर अतीत के रिश्तों ने आपकी सीमाएं तोड़ी, तो आज छोटे छोटे कदमों से नई बाउंड्रीज बनाना सीखिए और खुद के लिए वह सुरक्षा और सहारा दीजिए जो पहले नहीं मिला। सेल्फ कंपैशन के वाक्य नियमित बोलना, अपनी सफलता को मान्यता देना और छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करना इस रिपेरेंटिंग का हिस्सा है। अगर दर्द बहुत गहरा है और रोजमर्रा के कामों में रुकावट बन रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बुद्धिमानी है। थेरेपीज जैसे ट्रॉमा फोकस्ड CBT, EMDR या कंपैशनेट थेरेपी कई लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुई हैं। याद रखिए, हीलिंग लिनियर नहीं होती, यह वेव्स में आती है। कभी आगे बढ़ेंगे तो कभी पीछे झांक होगी, पर हर बार जब आप किसी पुराने घाव को देखकर उससे कुछ सीख लेते हैं और उसे प्रेजेंट के लिए न्यूट्रल कर देते हैं, आपकी रोजमर्रा की ऊर्जा बढ़ती है और आप कम रिएक्टिविटी और ज्यादा प्रेजेंस के साथ जीना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 10, टेम योर ड्रैगन्स। ड्रैगन जो हमारे भीतर रहते हैं, वे अक्सर आवाजें, मान्यताएं और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। इन्हें टेम करने का अर्थ है उन्हें जड़ से मिटाना नहीं, बल्कि उनकी तीव्रता और असर को कम करके उन्हें उस सीमा में लाना जहां वे हमारी सुरक्षा की चेतावनी देते रहें, पर हमारे फैसलों और रिश्तों पर हुकूमत न कर पाएं। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। हर बार जब आप तेज आक्रोश, गहरा डर, आत्म अपमान या अनियंत्रित प्रतिक्रिया महसूस करें, तो रुकिए और इंटरनल ऑब्जर्वेशन कीजिए कि ये किस ट्रिगर से जुड़े हैं, किस तरह की सोच तुरंत उठती है और शरीर में कौन कौन सी कठोर संवेदनाएं आती हैं। इस मैपिंग से आप अपने ड्रैगन्स की पहचान कर लेते हैं। उनका नाम दीजिए, उनकी आवृत्ति और तीव्रता नोट कीजिए और देखें कि वे किन कॉन्टेक्स्ट्स में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। अगला चरण है कॉग्निटिव चैलेंज। जब कोई ड्रैगन कोई नकारात्मक कथा फेंके, तो उसे एक हाइपोथेसिस समझकर परखिए। सवाल पूछिए, क्या इसके पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस है? क्या यह हमेशा सच रहा है? क्या कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन संभव है? ऐसी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग से आप इरैशनल बिलीफ्स को तुड़वाकर रैशनल रिस्पॉन्स लगा सकते हैं। बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज इक्वली जरूरी हैं। छोटे और कंट्रोलेबल एक्सपोजर से आप अपने डर को असहाय बना सकते हैं। मतलब धीरे धीरे उन स्थितियों का सामना करके ये साबित करिए कि डर का परिणाम अपेक्षाकृत कम है और आप सरवाइव कर लेते हैं। इससे अवॉइडेंस पैटर्न टूटता है। एक प्रैक्टिकल टूल है द ड्रैगन लॉग। हर बार जब ड्रैगन जागे, तो मोमेंट, ट्रिगर, ऑटोमेटिक थॉट, बॉडी सेंसेशन और आपकी चोजन रिस्पॉन्स लिखिए। कुछ हफ्तों में पैटर्न साफ दिखेंगे और आप टारगेटेड इंटरवेंशंस प्लान कर पाएंगे। इमोशनल रेगुलेशन तकनीकों का नियमित अभ्यास जरूरी है। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग तकनीकें, बॉक्स ब्रीदिंग, 5 सेंसेस ग्राउंडिंग या ब्रीफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जब भी ड्रैगन तेज हो, आप तुरंत यूज कर सकते हैं ताकि फिजियोलॉजिकल अराउजल घटे और आप लॉजिकल चॉइस कर सकें। साथ ही रेजिलियंस बिल्ड करना लंबी अवधि का हिस्सा है। एडिक्वेट स्लीप, नरिशिंग फूड, रेगुलर मूवमेंट और सोशल कनेक्शन से आपका बेसलाइन स्टेबिलिटी बढ़ता है और ड्रैगन्स की होल्ड घटती है। एक और असरदार तरीका है वैल्यूज बेस्ड एक्शन। जब ड्रैगन आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, तो अपने कोर वैल्यूज याद कीजिए।
और एक छोटा कदम उस दिशा में उठाइए। इससे आप फियर ड्रिवन रिएक्शन के बजाय पर्पस ड्रिवन एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे ड्रैगन्स आपकी चॉइसेस पर अधिकार खो देते हैं। अंत में कंपैशनेट सेल्फ टॉक और एन इनर कोच डेवलप करना सीखिए। जब ड्रैगन कोई कठोर बयान करे तो उसे एक सपोर्टिव और असर्टिव वॉइस से काउंटर कीजिए, जो कहे, मैं यह महसूस कर रहा हूं, पर मैं इससे प्रभावित होकर निर्णय नहीं लूंगा। इस तरह की भाषा आपके नर्वस सिस्टम को सूद करती है और खुद पर कंट्रोल लौटाती है। अगर किसी ड्रैगन की ताकत लगातार काम या रिश्तों में बाधा बना रहे तो प्रोफेशनल सपोर्ट संभावित विकल्प है। और याद रखिए, टेम करना कभी इंस्टेंटेनियस जीत नहीं होता। यह रोजाना का अभ्यास, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और सहनशीलता मांगता है। धैर्य के साथ आप देखेंगे कि पहले जो आवाजें आपको रोकती थीं, वे अब सलाह देने वाली छोटी चेतावनियां बन जाएंगी और आप अपने जीवन को अधिक इंटेंशनल और कम रिएक्टिव तरीके से जी सकेंगे। चैप्टर 11, अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों से अद्भुत काम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग यह सोचते रह जाते हैं कि समय कहां चला गया। असल में फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर समय को सही दिशा में लगाया जाए तो यह हमें हमारे बड़े से बड़े लक्ष्य तक ले जा सकता है, और अगर गलत जगह खर्च कर दिया जाए तो यह हमें थका, निराश और हारा हुआ महसूस करवा सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समय और ऊर्जा दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर आपके पास समय है लेकिन ऊर्जा नहीं है तो आप कोई सार्थक काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास ऊर्जा है लेकिन समय नहीं है तब भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इन दोनों का संतुलित उपयोग करना जरूरी है। दिन की शुरुआत में अपनी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण गतिविधियों को करना सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि उस समय आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर काम जरूरी नहीं होता। कई बार हम उन कामों में उलझ जाते हैं जो दिखने में जरूरी लगते हैं, लेकिन असल में उनका हमारी प्रगति में कोई खास योगदान नहीं होता। यहां 80-20% नियम आता है, जो कहता है कि हमारी सिर्फ 20% गतिविधियां हमारी 80% सफलता के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका मतलब है हमें उन चुनिंदा गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं, और बाकी कम प्रभावी कार्यों को या तो टालना चाहिए, सौंपना चाहिए या पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। इसके लिए एक टाइम ऑडिट करना फायदेमंद होता है। एक हफ्ते तक हर घंटे आप किस काम में लगाते हैं, इसे नोट करें और फिर देखें कि कहां सबसे ज्यादा समय बेकार जा रहा है। इसके अलावा हमें समय की छोटी छोटी चोरियों से भी सावधान रहना चाहिए, जैसे नोटिफिकेशन चेक करना, बिना उद्देश्य सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बार बार ईमेल देखना। ये छोटी छोटी रुकावटें हमारी फोकस को तोड़ती हैं और दिन के अंत में हमें थका देती हैं। बेहतर होगा कि ईमेल या संदेश चेक करने के लिए दिन में केवल तय समय रखें। ऊर्जा प्रबंधन के लिए नींद को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। पर्याप्त नींद न मिलने से हमारा दिमाग धीमा हो जाता है, फोकस टूटने लगता है और रचनात्मक सोच कम हो जाती है। साथ ही अपने आहार और पानी के सेवन पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये सीधे आपके ऊर्जा स्तर को प्रभावित करते हैं। बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है, ताकि आपका दिमाग और शरीर दोनों रिचार्ज हो सकें। अंत में, ना कहना सीखना एक बड़ी कला है। कई बार हम दूसरों के अनुरोध पर अपना समय दे देते हैं, जबकि वह काम हमारे लक्ष्यों के साथ मेल नहीं खाता। यह याद रखना जरूरी है कि हर हाँ किसी जरूरी चीज के लिए ना हो सकती है। समय और ऊर्जा का प्रबंधन सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक अनुशासन है, और इसे अपनाने से आप अपनी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों में बड़ा बदलाव देखेंगे। चैप्टर 12, स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करना। जब हम जीवन में बिना किसी स्पष्ट दिशा के आगे बढ़ते हैं तो यह वैसा ही है जैसे समुद्र में बिना नक्शे और कंपास के जहाज चलाना। आप बहुत चलेंगे लेकिन पता नहीं कहां पहुंचेंगे। स्पष्ट लक्ष्य तय करना हमें एक दिशा देता है, एक ऐसा रोड मैप जिस पर चलते हुए हम सही निर्णय ले पाते हैं
और फालतू की चीजों में समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। लक्ष्य तय करने से पहले हमें अपने मूल्यों को समझना होगा, यानी जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। क्या यह परिवार है, करियर है, स्वास्थ्य है, वित्तीय स्वतंत्रता है या आत्मविकास। जब आप अपने मूल्यों को जानते हैं तो आप ऐसे लक्ष्य तय कर पाते हैं जो आपके लिए सार्थक और प्रेरक होते हैं। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलिवेंट, संबंधित और टाइम बाउंड, समय सीमा वाले। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है कहने के बजाय यह कहना कि मुझे अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और रोज 30 मिनट व्यायाम करना है। यह लक्ष्य ज्यादा स्पष्ट, मापने योग्य और समय सीमा वाला है। जब आपके पास कई लक्ष्य हों तो प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। हर लक्ष्य की महत्वता और तात्कालिकता को परखने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स एक शानदार तरीका है जिसमें कामों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। महत्वपूर्ण और तुरंत करने वाले, महत्वपूर्ण लेकिन बाद में करने वाले, गैर महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत करने वाले और न तो महत्वपूर्ण न तुरंत करने वाले। इससे आप तय कर सकते हैं कि किस काम पर अभी ध्यान देना है और किसे छोड़ना है। इसके अलावा बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटना जरूरी है, क्योंकि बड़े लक्ष्य कभी कभी भारी लग सकते हैं और हमें शुरू करने से ही रोक सकते हैं। छोटे छोटे कदम लेने से न सिर्फ काम आसान लगता है, बल्कि हर कदम पूरा करने पर मिलने वाली उपलब्धि की भावना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय लचीलापन रखना भी जरूरी है, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं। लचीलापन का मतलब लक्ष्य बदलना नहीं, बल्कि उसके रास्ते को परिस्थिति के अनुसार समायोजित करना है। अंत में अपने लक्ष्यों को लिखना और नियमित रूप से उनकी समीक्षा करना बेहद जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं उन्हें हासिल करने की संभावना कई गुना ज्यादा होती है। लिखने से लक्ष्य हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारा ध्यान बार बार उनकी ओर जाता है। स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय करना जीवन में दिशा, फोकस और उद्देश्य लाता है और हमें उन चीजों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। इस किताब की यात्रा भले ही यहीं खत्म हो रही हो, लेकिन इसका असर आपके दिल और दिमाग में कई दिनों तक गूंजता रहेगा। आपने जाना कि हमारे अंदर छुपे वो ड्रैगन, यानी डर, तनाव और नकारात्मक सोच कैसे हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। लेकिन यही किताब आपको यह भी दिखाती है कि इन्हें कैसे पहचानकर, समझकर और धीरे धीरे जीतकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें आप हर दिन अपने आप से थोड़ा बेहतर बनते हैं। हमारा देश, चाहे वो शहर हो या गांव, हर किसी की जिंदगी में चुनौतियां हैं, पर यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। यहाँ के खेतों की मिट्टी की खुशबू हो या शहर की हलचल, हर जगह हम एक जैसे सवालों का सामना करते हैं। कैसे तनाव को मात दें, कैसे अपने मन को शांति दें, कैसे अपने सपनों को सच करें। इस चैनल पर हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं, आपकी भाषा में, आपकी संस्कृति के करीब, ताकि हर एक सुनने वाला, चाहे वह गांव का किसान हो या शहर का विद्यार्थी, अपने दिल से जुड़ पाए। यह चैनल सिर्फ किताबों का सार प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का साथी है। हम चाहते हैं कि आप सुनें, समझें और फिर उन सीखों को अपने जीवन की जमीन पर उतारें, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अमल बन जाए। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन बदलने वाली किताबों के सार, जो आपके शहर के चौपाल से लेकर गांव के आंगन तक हर दिल को छू सकें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि हम आपकी जरूरतों के हिसाब से और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। हमारा विश्वास है कि जब ज्ञान आपकी भाषा में आए, तब वह आपके दिल को छू जाता है और आपके जीवन को दिशा देता है। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने हर दिन को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि चाहे आप किसी भी कोने में हों, शहर की भीड़ में या गांव की शांति में, आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी
अभी लिखी जानी बाकी है और हम उसके हर कदम में आपके साथ हैं।